नमस्कार। आज हम बात करेंगे महर्षि अरविंद जी के शैक्षिक दर्शन की। उनका शिक्षा का दर्शन, भारतीय शिक्षा चिंतन में जो उनका योगदान है उसको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने ही सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है शिक्षा के माध्यम से। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है, और ये सब कुछ शिक्षा के द्वारा संभव है। आज की परिस्थिति में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, तब महर्षि अरविंद जी के जो शिक्षा के दर्शन है वो हमें सही दिशा निर्देशन देता है। आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की शिक्षा में नितांत आवश्यकता है। महर्षि अरविंद जी का शिक्षा दर्शन उनके लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी था, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी था, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी था, महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है। हम इस दृष्टिकोण को शिक्षा में, उनके जो दृष्टिकोण है, उनकी जो मान्यता है, उसको हम शिक्षा दर्शन में अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु कोलकाता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया था। महर्षि अरविंद उस कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए महर्षि अरविंद जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का जो विकास किया वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शिक्षा में एक दर्शन की जो आधारशिला रखी, इसी कॉलेज से उन्होंने उसको एक ऐसे विकसित किया कि वहां कार्य करते करते उन्होंने अपने लेखन और भाषणों से देशवासियों को प्रेरणा देते हुए वो वहीं से ही एक राजनीति में भी एक शैक्षिक प्रादुर्भाव का उद्घोष किया उन्होंने, और वहीं से ही अनेक लोगों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की। 1908 में जब वो उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अरविंद घोष गिरफ्तार भी हुए और जेल में भी रहे, उन पर मुकदमा चलाया गया अदालत में। दैवयोग से उनके मुकदमे की सुनवाई में सेशन जो जज थे वे अरविंद जी के ICS के सहपाठी भी रह चुके थे तथा अरविंद जी की कुशाग्र बुद्धि से वे परिचित थे। अरविंद जी के वकील चित्तरंजन दास ने जज को कहा कि यह कैसे संभव है कि अरविंद किसी षड्यंत्र में भाग ले सकते हैं। उसी बीच उनको जेल से मुक्त कर दिया गया। अरविंद जी निर्दोष साबित हुए, क्योंकि उनका जो उनकी शिक्षा थी, उनकी योग्यता थी, उनकी बुद्धि थी, उनकी चातुर्य था, उनकी कुशलता थी, वे किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थी। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में एक श्रेष्ठतम मार्ग अपनाकर उसको आगे की ओर बढ़ाना था। महर्षि अरविंद अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्हें ईश्वरीय अनुभूति हुई। वहीं से उनके मन में एक संकल्पना जगी। फिर वो पांडिचेरी को उन्होंने अपना केंद्र बना दिया जेल से छूटने के बाद, और वहीं से अपने आध्यात्म, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। महर्षि अरविंद जी के दर्शन का लक्ष्य था उदात्त सत्य का ज्ञान और समग्र जीवन दृष्टि। उसके द्वारा जो समग्र जीवन दृष्टि जो ब्रह्म में लीन और एकाकार हो जाने पर विकसित होती है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है, अर्थात सत रज तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर एक महाज्ञानी बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवीय शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद जी ने योगाभ्यास पर बहुत बल दिया है। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष तो प्राप्त होता ही है। अरविंद जी की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि दैवीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना करना है। अरविंद जी की दृष्टि में योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना है। मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवीय स्वरूप में परिणत करना है। ऐसे महान और श्रेष्ठ उनका जीवन दर्शन था। महर्षि अरविंद जी ने मस्तिष्क की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार जो उसका स्तर है, चित्त है, उसकी मानस बुद्धि है और उसका वो तथा जो अंतर्ज्ञान होते हैं जिनका क्रमशः विकास होता है, वे अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के आरंभ की परिचायक है। महर्षि अरविंद ने अंतर्ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। अंतर्ज्ञान द्वारा ही मानवता
प्रगति की वर्तमान दशा तक पहुंची है। अतः अरविंद जी का आग्रह है कि शिक्षक को, जो एक शिक्षक होता है, उसको अपने शिष्य की प्रतिभा का नैतिक कार्य यानी नियमित जो कार्य के द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति में महर्षि अरविंद जी का असंतोष का कारण उस समय यही था। उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास का अवसर नहीं दिया जाता है। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ये उनके विचार थे। महर्षि अरविंद शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में जो मानते थे, वे कहते थे कि अनेक विषयों का सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाए। वे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते थे, क्योंकि उनका विचार था कि प्रत्येक बालक में इतिहास बोध होता है, जो परिकथाओं, खेल व खिलौनों के माध्यम से प्रकट होता है या विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से सामने आता है। अतः बालकों को अभिरुचि और अपने देश के साहित्य एवं इतिहास के प्रति जो उनकी विकसित धारणा होनी चाहिए, वो उनके अंदर पैदा करनी चाहिए। महर्षि अरविंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण व संश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है। अतः वे विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देते थे। विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक वातावरण को समझता है तथा उसमें वस्तुनिष्ठ बुद्धि के विकास हेतु अनुशासन आता है। मस्तिष्क को, मनोवैज्ञानिक विषय को भी जो अपने मस्तिष्क में जो प्रधानता देने के कारण अरविंद जी पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान के विषय को सम्मिलित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम में दर्शन एवं तर्कशास्त्र को महत्व देते थे। महर्षि अरविंद का शिशुओं और बालकों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका नैतिक और धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। बौद्धिक शिक्षा जो कि नैतिक और भावनात्मक प्रगति से रहित हो, मानव के लिए हानिकारक है। अगर उनमें बौद्धिक शिक्षा है लेकिन और वो नैतिक शिक्षा और उसके भावनात्मक प्रगति से हीन है, तो उसकी उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद जी गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के जो पक्षधर थे। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, वह गुरु शिष्य का जो मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक हो सकता है। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है। नैतिक संशोधन जो संचयन की विधि है, वो उसमें दी जानी चाहिए। गुरु व्यक्तिगत आदर्श और जीवन एवं प्राचीन महापुरुष के उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित करे, उनमें जागरण करे, यह उनका मानना था। क्या आज ऐसा हो रहा है? इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण एक विज्ञान है, जिसकी प्रक्रिया के द्वारा एक शिक्षार्थी के मस्तिष्क की क्रिया को ठीक दिशा दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अभिवृत्ति एवं योग्यता के अनुकूल ही शिक्षा देनी चाहिए, यह उनका मानना था। विद्यार्थी को अपनी प्रवृत्ति अर्थात स्वधर्म के अनुसार विकास के अवसर मिलने चाहिए। अरविंद मानस अर्थात मस्तिष्क की छठी ज्ञानेंद्रिय मानते थे शिक्षा को, और जिसके विकास पर वो अधिक बल देते थे। विकसित मानस से सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होता है। योग द्वारा चिंतन शुद्धि शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अरविंद जी की दृष्टि में वो शिक्षक प्रभावी शिक्षा तब कर सकता है जब वो इस शिक्षा के उस विद्यार्थी का जो विकास करना सुनिश्चित करता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क के सही उपयोग द्वारा उनके पर्यवेक्षण, उनका अवधान, उनका निर्णय, उनका स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायता कर सकता है, करे, उनका मानना था। शिक्षण बालकों की तर्क शक्ति के विकास द्वारा उसमें अंतर्दृष्टि उत्पन्न करे, उनमें खोज की भावना उत्पन्न करे। महर्षि अरविंद कहते थे कि वो शिक्षक का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है। शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है। अगर शिक्षक उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण पद्धति उपयुक्त कैसे बनेगी? शिक्षक अगर संस्कारित नहीं है तो शिक्षार्थी कैसे संस्कारित हो सकता है? शिक्षक के अंदर उन महापुरुषों की भावना कूट कूट कर नहीं भरी पड़ी है तो वह कैसे होगा? शिक्षक के अंदर आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक विकास नहीं है तो वह एक आदर्श शिक्षक कहलाने लायक कैसे है? इसलिए शिक्षक को भी एक दिग्दर्शक होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एक शिक्षक को आदर्श शिक्षक कैसे बनाना है, ये महर्षि अरविंद के शैक्षिक दर्शन से सीखना चाहिए। ऐसा ही चीजें विद्यार्थियों को भी सीखनी चाहिए। नमस्कार।